चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संकल्प एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हमारा जो 5वें नंबर का जो यूनिट है उसका पार्ट 2 हम आज कवर करेंगे, जिसमें हम गतिविधियों को देखेंगे। खासतौर पे पर्यावरण के संदर्भ में ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां होती है जो कि आवश्यक होता है सभी प्रकार के बच्चों के लिए जो पर्यावरण अध्ययन करते हैं। तो आज इसी पैटर्न पे हम इस क्लास को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं और बारी बारी से एक एक स्लाइड वाइज हम समझेंगे कि ऐसे और कौन कौन से गतिविधियां हो सकती हैं जिसके माध्यम से पर्यावरण को हम और भी प्रभावी तरीके से बच्चों को अध्ययन करा सकते हैं। तो इस पूरी चीज़ों को आप थोड़ा सिलसिलेवार देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर जैसा कि पर्यावरण इस यूनिट में, खासतौर पे जो 5वें नंबर का यूनिट है पर्यावरण अध्ययन और गतिविधियाँ, इस पर हमने कुछ बातें कर रखी थी और आज उसी स्लाइड पर मैं जाना चाहूँगा जिस पर पर्यावरण अध्ययन और कक्षा की गतिविधियों में हमारे कुछ टॉपिक हैं वो कवर कर लिए थे हमने, जिसमें ये सारी चीज़ों को हमने देख रखा था। गतिविधियाँ क्या होती है, गतिविधियों की विशेषता क्या होती है, और गतिविधियों के संदर्भ में हमने कुछ बातें देखा था जिसमें स्कीमा को पढ़ा था। और इसके बाद फिर हमने बच्चों के सीखने के लिए जो आसपास क्या संसाधन मौजूद होते हैं उसके ऊपर भी हमने चर्चा कर रखी थी, जिसमें आपने ये सारी चीज़ें देखा था। फिर कक्ष में गतिविधियों का आयोजन और संगठन कैसे होता है उस पर भी हमारी चर्चा हो चुकी थी। फिर छोटे छोटे जो प्रयोग और चर्चाएं होती है उस पर हमने बात किया, और प्रयोग 1 को भी हमने देखा कि कैसे नमक और शक्कर का जो घुलनशीलता होती है उसके संदर्भ में बच्चों के पास जितने प्रश्न आते हैं उसके जवाब और प्रश्न कैसे होंगे, और उसके माध्यम से बच्चे कैसे किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी कह सकते हैं सामग्री के बारे में एक आकलन कर पाते हैं कि कैसे उसकी गुणधर्म होती है और कैसे वो काम करता है, कैसे उसकी प्रवृत्ति होती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने एक चार्ट के माध्यम से भी आप लोगों को बताया था कि कौन सी वस्तु तैरती है नहीं तैरती, उसका एक चार्ट आप बनवा सकते हैं, या फिर कौन सी वस्तु जो है वो पानी में घुलती है नहीं घुलती है। ये सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करने के उपरांत आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है गतिविधियों में, और उस गतिविधियों को देखते हुए हम आज टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक का नाम क्या है? क्षेत्र भ्रमण। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जब हम हमारे यहाँ, अगर आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा होगा जो अगर पढ़ाई कर रहा होगा तो आपने देखा होगा कि क्षेत्र भ्रमण के लिए जो उनको जू लेके जाया जाता है, चिड़ियाघर लेके जाया जाता है, या फिर उन बच्चों को और कहीं कहीं घुमाया फिराया जाता है ताकि वो बच्चे जो है अवलोकन कर सके और उससे सीख पाए और अपने पर्यावरण के आसपास की चीज़ों से जो है उनका जुड़ाव हो सके। तो इसी संदर्भ में ये क्षेत्र भ्रमण क्या होता है, इसकी एक अच्छी परिभाषा यहाँ पर आपको लिखी गई है, एक बार इसको जरूर देखिएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि किसी उद्देश्य को लेकर विशेष स्थान की यात्रा को हम क्या कहेंगे? क्षेत्रीय भ्रमण कहते हैं। इसी विधि को शैक्षिक पर्यटक भी कहा जाता है, शैक्षिक पर्यटन, या फिर शैक्षिक भ्रमण के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि यह शिक्षण अधिगम विधि के तौर पे काम करता है। अर्थात अगर हम किसी बच्चों को सिखाते हैं तो सिखाने की एक प्रक्रिया का नाम ही एक क्षेत्र भ्रमण की प्रक्रिया के तौर पे, गतिविधि के तौर पे ये काम करता है। भ्रमण विधि के द्वारा बालकों को विद्यालय से बाहर जो है क्या किया जाता है, उनको घुमाया जाता है, पर्यटन के लिए लेके जाया जाता है, और जो बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अवलोकन करके खुद करके जो है वो सीखते हैं चीज़ों को, अपने आप से वो जो है सेल्फ असेसमेंट कर पाते हैं किसी भी वस्तु विषय के बारे में। और पर्यावरण अध्ययन की अधिकतर जो गतिविधि है उसको कक्षा के बाहर आयोजित करने की ही आवश्यकता पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य क्या हो रहा है कि जैसे उदाहरण के तौर पे कि पर्यावरण अध्ययन के लिए हम क्या करते हैं, अक्सर बच्चों को चिड़ियाघर लेके जाते हैं जहां पर उनकी सक्रिय भागीदारी जो है वो दिखलाई पड़ती है और सक्रिय तरीके से वो जो है अधिगम अनुभव उपलब्ध कर पाते हैं, अर्थात सीखने की प्रक्रिया को देख पाते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर जब हम छोटे बच्चों को टूर वगैरह में लेके जाते हैं तो अक्सर जो छोटे बच्चे हैं उनको चिड़ियाघर वगैरह की पहली प्राथमिकता होती है, और वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि चिड़ियाघर में जाते हैं, बड़े अच्छे से एंजॉय करते हैं। समूह में जो है एक टोली बना के जो है बच्चों को लाइन से जो है एक समूह में जो है लेके जाया जाता है, और बच्चों को जो है अलग अलग जीव जंतुओं से रूबरू करवाया जाता है कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसे होती है, कौन सा ऊंचा होता है, कौन नाटा होता है, कौन मोटा होता है ना। ये सारे अलग अलग जानवरों के बारे में खूबी बताई जाती है, उनके खान पान के बारे में बताई जाती है, जिससे जो है बच्चे अवलोकन करते हैं, समझते हैं, और उनका वर्गीकरण करने में भी उनका आसानी होती है कि कौन सा
शाकाहारी जीव में रहेगा, कौन सा मांसाहारी है, कौन सा उड़ पाता है, कौन सा नहीं उड़ पाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चों का जो मन में प्रश्न रहता है, जो इमेजिन कर करके जो चल रहे थे, उसको अब वास्तविक तरीके से जो है उनको दिखलाने का माध्यम चिड़ियाघर हो सकता है। तो यहाँ पर आपके मन में अर्थात बच्चों के मन में क्या क्या चीजें आती हैं, तो चिड़ियाघर के अवलोकन के लिए बच्चों को निम्न प्रकार की गतिविधियां उनके साथ आप करा सकते हैं। पहली गतिविधि क्या कि चिड़ियाघर के प्राणियों द्वारा जो ग्रहण किए जाने वाले जो भोजन है उनकी जानकारी आप प्राप्त करवा सकते हैं कि चलिए बच्चों आप बताओ कि ये जिराफ क्या खाता है, तो वो हरी पत्तियां खाता है, पेड़ पौधे से वनस्पति से जो है उसको आहार विहार मिलता है, मतलब ये एक प्रकार से शाकाहारी जानवर हुआ। अगर हम यहीं पर अगर एक टाइगर की बात करते हैं, शेर की बात करते हैं, तो वो मांसाहारी जीव है जो अन्य जीवों को जो है अपना भोजन बनाता है, तो ये एक प्रकार से हम मांसाहारी। जैसे यहाँ पर आपको मगरमच्छ दिख रहा है, तो मगरमच्छ क्या खाते हैं, तो एक प्रकार से मांसाहारी है जो एक प्रकार से मांस का सेवन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों के द्वारा जो अवलोकन करना है दोस्तों, इसी एक प्रकार से बहुत अच्छी गतिविधि के तौर पे इस गतिविधि को माना जाता है, जिसको हम क्षेत्र भ्रमण का नाम देते हैं। दूसरा एक और गतिविधि आप करा सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, तो ये रहेगा चिड़ियाघर के प्राणियों का फोटोग्राफ इकट्ठा करना। फोटोग्राफ देखिए, अगर मोबाइल कैमरे की हम बात नहीं कर रहे हैं, फोटोग्राफ का मतलब क्या होगा कि कार्ड्स के माध्यम से या फिर चलचित्र के माध्यम से हम उनको क्या कर सकते हैं, चिड़ियाघर के प्राणियों का चित्र बनवा सकते हैं कि बेटा चलो जिराफ कैसे रहता है, तो जिराफ का गर्दन ऊंचा रहता है, लंबा रहता है, उस हिसाब से जो है बच्चे जैसे भी है अपनी टूटी फूटी भाषा में वो चित्र बनाएंगे, बट वो बिल्कुल कोशिश करेंगे और उस प्रकार से जो है उसको समझ में आएगा कि जिराफ किसको बोलेंगे। हाथी की बात होगी तो हाथी मोटा होता है ना, हाथी क्या करता है, वो भी एक प्रकार से शाकाहारी जानवर में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस प्रकार की गतिविधि भी आप करा रहे हैं जिसमें क्षेत्र भ्रमण की स्थिति आ रही है, तो क्षेत्र भ्रमण एक बहुत प्रमुख गतिविधि के तौर पे काम करता है, जो पर्यावरण को समझने के लिए बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए मदद करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने देखा। अब कुछ और भी बातें आप देख सकते हो, जैसे एक उदाहरण और है, अगर हम बच्चों को कहीं किसी गार्डन में लेकर जाते हैं तो बच्चों से हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा आपको किन्हीं दो पत्तियों के बीच में विभिन्नता बतानी है। दो पत्ती मतलब जैसे मैंने पीपल का पत्ता ले लिया और एक पत्ती मैंने मान को चलो ये पत्ती हो गई आपकी कोई शो वाली पत्ती हो गई, शो करने वाला, 100 पीस वाला जो पत्ती होता है ना उसके पत्ती हो गया, या कोई और अन्य, या फिर आप कह सकते हैं हल्दी के पेड़ का पौधा का जो पत्ती है उसको कह सकते हैं। तो इसकी जो रेखाएं हैं, खास तौर पे जो इसके नसें होंगी, नसें इन द सेंस जो छोटी छोटी बारीक जो इसकी और क्या होती है, पत्तियों के बीच में भी एक जुड़ाव वाली जो एरिया होता है, इसको हम एक प्रकार से एक हिंदी में शब्द बोलेंगे नाड़ी विन्यास। ठीक है, तो नाड़ी विन्यास मतलब जहां से पूरी पत्तियों में जो है भोजन जो है जाती है, पूरा प्रदान होता है और पूरी पत्तियां जो हरी दिखाई पड़ती है, तो आप कह सकते हैं कि हर एक छोटे नाड़ी विन्यासों के माध्यम से जो है यहाँ पर भोजन प्राप्त कर पाते हैं ये पत्तियां, और इन्हीं के माध्यम से जो है वो प्रकाश संश्लेषण को जो है प्रक्रिया कर पाती है और पूरे पेड़ को जो है क्या होता है भोजन बनाने में सुविधा होती है। तो हवा की बात करें या प्रकाश की बात करें, ये एक प्रकार से अवशोषण का काम करता है, आप सबको पता ही है। तो यहाँ पर जो नाड़ी विन्यास की बात की जा रही है, इसकी नाड़ी विन्यास आप देखेंगे कि थोड़ा पैरेलल दिखेगा। पैरेलल दिखेगा मतलब एक समानांतर तरीके से, ऐसे समानांतर तरीके से दिखाई देगी। लेकिन जब हम पीपल पेड़ की बात करेंगे तो यहाँ पर समानांतर ना हो कि ये क्या रहेगा, कुछ डिजाइनदार ऐसे 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 करके इसकी नाड़ी विन्यास बनेगी। नाड़ी विन्यास आपकी ऐसे कुछ दिखाई देगी अगर हम इस पत्ती की बात करें तो। ठीक है, मेन जो शाखाएं हैं ऐसी मोटी मोटी शाखाएं हैं वो थोड़ी बड़ी दिखाई दी जा रही होगी आपको, है ना। और जब यही अच्छा, इसको एक और अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, अगर पीपल के पत्ते को अगर आप 2 महीना 3 महीना या फिर साल भर के लिए अगर कॉपी में छोड़ देंगे तो क्या होती है, जालीदार जालीनुमा चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देती है, जालीदार दिखाई देती है। ये इसी जालीदार को हम नाड़ी विन्यास कह सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि पीपल के पत्ते और इस हल्दी के पेड़ के पौधे की पत्ते की बात की जाए तो दोनों में बहुत बड़ी विशेष अंतर या डिफरेंस आपको नजर आएगा। ठीक है, तो जालीदार नाड़ी विन्यास हम इसे कह देंगे और समानांतर नाड़ी विन्यास इसे कहेंगे। तो मैंने बच्चों को यही कहा था कि बच्चे इसकी पत्ती लाओ और दोनों में आप विभिन्नता बताओ मुझे कि नाड़ी विन्यास किसमें कैसे दिखाई पड़ रहा है। तो बच्चे ने क्या कहा कि इसमें समानांतर नाड़ी विन्यास दिखेगा, अर्थात चीजें जो है
जो इसमें जो अलग अलग जो धारीदार लकीरें बने रहेंगे वो समानांतर रहेगी, और यहाँ पर एक जालीदार जैसी चीजें आपको दिखलाई पड़ेगी। तो हम ये बच्चों को कहेंगे कि आपके द्वारा जितनी भी लाई गई पत्तियां हैं इसमें कौन सा नाड़ी विन्यास है ये बताइए, और मिलान करके नीचे दी गई तालिका में आप उसको भरिए। तो बच्चे क्या करेंगे, उस तालिका में भरेंगे। तालिका का मतलब टेबल होगा, जैसे हमने एक टेबल बनाया था ना पिछली प्रयोग में, वैसे ही टेबल बना के इसमें हम इसको फुलफिल करवा सकते हैं। अच्छा, एक और प्रयोग हो सकता है जड़ों का अध्ययन। अब भैया सभी पेड़ पौधे के जड़ एक समान नहीं होते। जैसे कहा जाता है, एक बरगद के पेड़ की बात करते हैं। बरगद का पेड़ अगर सपोज ऐसा बहुत विशालकाय आपको ऊपर में दिखलाई पड़ता है, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से ये भी बताया गया है कि अगर पेड़ जितना ज़्यादा फैला रहेगा, खासतौर पर बरगद और पीपल की बात हो रही है, जितना ऊपर दिखाई देता है ना जमीन से नीचे, उतना ही उसका जड़ का फैलाव होता है। उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। ये बड़े वट वृक्ष की बात हो रही है, लेकिन हम छोटे पेड़ पौधों की भी बात करें ना तो सभी की जड़ें आपस में समान नहीं होती, अलग अलग होती है। जैसे किसी किसी के जड़ रेशेदार हो सकते हैं, तो किसी के जो है कैसे होगा, मूसला जड़ होगा। ठीक है, तो जिन पौधों के जड़ सहित उखाड़ा जाता है उसकी जड़ों का ध्यान पूर्वक अवलोकन करके हम बच्चों को क्या कहेंगे कि इसे कॉपी में बताइए, या फिर एक प्रोजेक्ट के तौर पे हम कॉपी में उसको चिपकवा सकते हैं और बता सकते हैं कि सभी पौधे की जड़ें क्या समान होती है। तो बच्चों को ये समझ में आएगा अवलोकन करके कि सभी पौधों के जड़ें समान नहीं होती दोस्तों, ठीक है, अलग होती है। तो ये एक और प्रयोग हो सकता है। फिर एक गतिविधि का नाम और है, इस गतिविधि को हम क्या कहेंगे, इस गतिविधि का नाम है दोस्तों सर्वे। तो सर्वे क्या चीज होता है, सर्वे के माध्यम से हम क्या क्या चीजें सीख पाते हैं। तो सर्वे भी एक ऐसी गतिविधि का नाम है जो कि हमें पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते उसको हम सर्वे के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने बच्चों से ये पूछा, किसी पहली दूसरी क्लास के बच्चों से पूछा कि बेटा आपके घर में मतलब आपके घर के अड़ोस पड़ोस में कितने आपके ऐसे लोग हैं जो आपके घर आना जाना करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक नहीं बता पाएंगे। हो सकता है मैंने लमसम उनको ऐसा पूछ दिया कि आपके घर में कितने, मतलब आपके गांव में टोटल कितने घर हैं जो रहते हैं, मतलब कितने परिवार ऐसे हैं जो घर बना के रहते हैं। तो क्या बच्चों को ये पता चल पाएगा एक नहीं, उनको स्पॉट में जाना पड़ेगा, अर्थात वहां पर जाके ही उनको ये समझ में आ पाएगा कि वास्तविक में जो स्थिति है वो क्या है। तो ऐसे कुछ सवाल जो हमें पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलती है, हमें किसी बुक में नहीं मिलती, उसको ऐसे सवालों के जवाब के लिए हमें क्या करना होता है, एक सर्वे एक गतिविधि के माध्यम के तौर पे काम करता है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि एक गांव में कुल कितने परिवार हो सकते हैं, या फिर कितने लोग वहां पे रहते हैं, उनके द्वारा क्या क्या अलग अलग व्यवसाय किया जाता है, किनके यहाँ नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन, कौन कौन शाकाहारी परिवार हैं। ऐसा बहुत सारी अलग अलग बातें हम उन बच्चों को कह सकते हैं। तो ऐसे सवालों के जवाब जानने के लिए सर्वे क्या होता है, एक बहुत उत्तम विधि के तौर पे काम करता है, जिसके माध्यम से हम संबंधित क्षेत्र के बारे में बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो आंकड़ों का जो है हम सर्वे करवा सकते हैं बच्चों से, और बच्चों के जो क्वेश्चन है उसको हम अलग अलग यहाँ पर लिस्ट वाइज उनके प्रश्नों के जवाब और एक टेबल के माध्यम से तालिका बनवा सकते हैं। तो एक गांव के सर्वे के तौर पे जो है बच्चों को एक टास्क दिया जा सकता है कि बच्चे आपके गांव में कितने हैं, और उसको अलग अलग टोलियां बना के जो है हम बच्चों को बोल सकते हैं कि आप अपने गांव में जाके सर्वे कीजिए, अलग अलग ग्रुप बना के, और बताइए कि टोटल कितने गांव में ऐसे कितने परिवार हैं जो वहाँ पर निवास करते हैं, जिनके पास पक्का मकान है ना, या जिनके पास कच्चा मकान है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम उनको टास्क दे सकते हैं। ठीक है, तो सर्वे भी एक माध्यम होता है जिससे बहुत सारे अलग अलग आंकड़े हम ले सकते हैं। अब एक जो टेबल होना चाहिए वो टेबल इस प्रकार से, एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपके लिए रखा है। इसमें देखिएगा, हर समूह में एक मोहल्ले
और गली में जाके, मतलब मैंने बच्चों का अलग अलग छोटी छोटी टोलियां बना दी और मोहल्ले और गली में उनको भेज दिया कि जाओ बच्चा यहाँ पे जाओ आप इस गांव में, और अलग अलग मोहल्ले में कम से कम जो है आप लोग को अलग अलग आंकड़े निकाल के आने हैं, आपको डाटा निकाल के आना है। तो मैंने बच्चों को ये एक टेबल दिया था जिसमें मैंने कहा कि परिवार के मुखिया का आपको नाम लिखना है। जैसे इसका नाम मान लो कोमल है, तो ये परिवार के मुखिया का नाम कोमल हुआ। फिर परिवार का व्यवसाय क्या है, तो मान लो इन लोग क्या है, कुम्हार हैं। क्या है, कुम्हार हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो मान लो इनके परिवार में 5 सदस्य हैं। मकान कच्चा है या पक्का है, तो इनके यहाँ मान लो मकान जो है वो कच्चा है, मतलब मिट्टी का बना हुआ है, पक्का मकान नहीं है, सीमेंट वाला नहीं है। परिवार के लोग कौन सा ईंधन जलाते हैं, तो मान लो इन लोग कोयले का उपयोग करते हैं। किसका, कोयले का उपयोग करते हैं। अगर एक और परिवार की बात की जाए, मान लो उनका नाम क्या है, उनका नाम हम ले लेते हैं राम सिंह। मान लो राम सिंह व्यक्ति है जो मुखिया है और उसके परिवार में उसका जो व्यवसाय है उसका काम क्या है, बढ़ई का काम करते हैं उन लोग। बढ़ई मतलब लकड़ी से जो हम सामान बनाते हैं उनको बढ़ई कर देते हैं। ठीक, उनके यहाँ टोटल 7 सदस्य हैं। मकान कच्चा है या पक्का है, तो इनके यहाँ मकान जो है वो पक्का है, मतलब सीमेंट की बनी हुई। इन लोग कौन सा ईंधन जलाते हैं, तो मान लो इन लोग गैस का यूज़ करते हैं। गैस का मतलब जो हमारे यहाँ सिलेंडर वाली जो गैस आती है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 व्यक्तियों के आंकड़े मैंने निकाल लिए बच्चों के माध्यम से, मतलब बच्चों ने ये आंकड़ा लेके आए। अब बच्चों को मैं यही आंकड़ा देख के पूछूंगा कि बेटा ये बताओ कि तुम्हारे मोहल्ले में कुल कितने परिवार रहते हैं, तो इसके हिसाब से वो बता पाएंगे कि कुल कितने परिवार हैं। तो 1 2 3 4 5 ऐसे उनको परिवार की संख्या मिल जाएगी। तुम्हारे मोहल्ले में कुल कितने मकान हैं, तो उनको ये पता चल जाएगा कि भैया इनके यहाँ सबके यहाँ मकान है। मान लो जिसके यहाँ मकान नहीं रहता, मान लो यहाँ पर कोई एक और व्यक्ति है, जैसे मैंने इनका नाम रख लिया, कोई नाम सोच लो, जैसे मैंने कह दिया इनका नाम है कृष्णा। अब कृष्णा जो है उनके परिवार का व्यवसाय क्या है, मजदूरी। वो दूसरे के यहाँ नौकर लगना पड़ता है, उसको नौकरी करनी पड़ती है, उसके पास खुद का कोई व्यवसाय नहीं है। कुल कितने सदस्य, इनके यहाँ 9 हैं। मकान कच्चा है पक्का, भैया मकान ही नहीं है, वो ऐसी झोपड़ी में रहते हैं, जैसे तैसे अपना जिंदगी काट रहे हैं। और ये कौन सी गैस यूज़ करते हैं, कौन सा ऐसा है, तो जाहिर सी बात है आर्थिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है, तो ये लकड़ी छेना जो भी है इसका यूज़ करके अपनी गुजर बसर करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मोहल्ले कितने मकान कच्चे हैं और पक्के हैं, तो ये भी आपको जवाब आ रहा है। और एक के पास तो मकान ही नहीं है, किसके पास, कृष्णा के पास। तुम्हारे मोहल्ले में कितने परिवार हैं जो लकड़ी और छेना का यूज़ करते हैं, तो एक परिवार है जो लकड़ी छेना यूज़ करने वाला है, जो लकड़ी और छेना का यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये कोयला वाला भी हो सकता है भैया कि ये सिर्फ कोयला ही यूज़ करता हो, लकड़ी ना यूज़ करता हो, तो आप एक कहेंगे। तुम्हारे मोहल्ले में कितने परिवार हैं जो लकड़ी छेना, ये आ गया। उसके बाद फिर कितने ऐसे परिवार हैं जो मिट्टी के तेल का, ईंधन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर 3 लोगों का आंकड़ा है, तो 0 कहेंगे। तालिका देखकर बताओ कि तुम्हारे मोहल्ले या गली में सबसे ज़्यादा लोगों का व्यवसाय क्या है, तो यहाँ पर तो तीनों के व्यवसाय कहीं ना कहीं अलग दिख रहे हैं। कुछ लोगों के समान हो सकते हैं। मान लो यहाँ पर राम सिंह भी कुम्हार रहता, तो हम 2 लोग हैं जो कुम्हार के तौर पे काम कर रहे हैं, 2 परिवार ऐसे हैं, ये कह सकते थे। तो इस प्रकार से एक तालिका बना के टेबल बनाने के बाद हम बच्चों से ही ये पूछ सकते हैं कि बेटा अब ये सारे जो क्वेश्चन है उसका जवाब आप दो इस टेबल को देखकर। तो ये एक प्रकार से गतिविधि हुआ दोस्तों। ऐसी ही गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का जुड़ाव जो है हम पर्यावरण से करते हैं। खासतौर पे ये सब्जेक्ट प्राथमिक शाला में इसीलिए रखी गई है ताकि बच्चों की शुरुआती जो प्रक्रिया है पर्यावरण से जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो आसपास की चीज़ों से नहीं सीखेंगे वो दुनिया को नहीं सीख पाएंगे, दुनिया को नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो दुनिया को जानना है, समझना है, तो शुरुआत कहाँ से होगी, परिवार से होती है। और परिवार को ही सबसे पहला एक केंद्र बिंदु माना गया है, और उसके बाद फिर परिवार के दायरे में जितने भी आसपास के लोग आते हैं वो सारे लोग इसमें सम्मिलित होते जाते हैं। इसके बाद फिर एक और बात कर ली जाए प्रोजेक्ट की। ये भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि के तौर पे काम करता है। अब प्रोजेक्ट गतिविधि क्या होती है इसको काफ़ी अच्छे से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, आप देख पा रहे होंगे, प्राथमिक स्तर पर
प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य क्या होता है कि पाठ्य पुस्तकों में दिए गए पाठों के सैद्धांतिक के साथ साथ उसको प्रायोगिक बना के प्रैक्टिकल कराना, ताकि बच्चे उसे दैनिक जीवन से जोड़ते हुए अपने ज्ञान को बढ़ा सके। और इसे ही प्रायोगिक शिक्षा विधि कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आपको वन लाइन क्वेश्चन पूछ दे प्रायोगिक शिक्षा विधि क्या है, तो हम प्रोजेक्ट विधि को ही प्रोजेक्ट गतिविधि को ही हम प्रायोगिक शिक्षा विधि कहते हैं। ये आपका यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य का जो सैद्धांतिक है, हमने मुंह से तो काफी सारी चीजें बोल दी, कॉन्सेप्ट बता दिए बच्चों को, लेकिन बच्चों को समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो उसको क्या करना होगा, उन सभी बच्चों को लेकर मुझे स्पॉट में जाना होगा, उस स्थान पे जाना होगा और प्रैक्टिकल कराना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिएगा, मैंने बच्चों से कहा कि बेटा ये बताओ कि आपके परिवार की आय कितनी है ना, या आपके यहाँ खेती की पैदावार कितनी हुई, उसमें क्या लाभ हुआ कि हानि हुआ। इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप अपने गांव का नक्शा बनाओ, है ना, और गांव का नक्शा बनाओ और ये बताओ मुझे कि गांव की आबादी टोटल कितनी है, कितने परिवार वहाँ पे रहते हैं, कितने परिवार ऐसे हैं जो कुम्हार का काम करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं। बहुत सारी जितने में मैंने चीजें कहा वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट विधि का मतलब क्या हुआ कि वहीं पर जाकर, स्पॉट पर जाकर ही बच्चों को जो है प्रैक्टिकल कराना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई गांव का एक एरिया है, यहाँ पर मैंने ऐसे बहुत सारे अलग अलग घर हैं। इन घरों को जब तक बच्चे वहाँ पर जाकर, उस गांव में जाकर, जब तक वो उसको प्रायोगिक तरीके से प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, वो बच्चे नहीं बता पाएंगे। इसके अलावा अगर खेती की पैदावार की बात की जाए तो खेत जो है, कहीं ना कहीं बच्चे जो है गाँव में जो निवास करते हैं वो खेती के काम को बखूबी समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि बचपन से वैसे परिवेश में उन लोग रहते हैं, तो उसके बारे में उन लोग पूरे आंकड़े या डाटा जुटा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मैंने प्रश्न उनसे हम पूछ सकते हैं पर्यावरण के संदर्भ में इस प्रोजेक्ट गतिविधि को लेकर, कि अपने परिवार के आय व्यय का लोखा जोखा तैयार करो। मतलब आपके यहाँ आपके पिताजी या माताजी या आपके दादाजी या सभी मिलकर टोटल कितनी कमाई करते हैं। अच्छा, कमाई कर रहे हैं तो खर्च भी होगा, क्योंकि भाई जीवन जीना है तो कहीं ना कहीं खर्च होता है। तो खर्च हो रहा है तो वो खर्चों का आंकड़ा क्या है, कितना खर्च करते हैं, कितनी आमदनी होती है, कितना बचत करते हैं। अच्छा, खर्च भी करते हैं तो कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, है ना, डेली के आपके राशन सामान से लेके आपकी दैनिक जीवन गतिविधियों में बहुत सारी चीज़ें रहती है, ऐसे खर्च रहते हैं। हमें हमारी सुख सुविधाओं में बहुत सारे खर्चे रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम जो है बच्चों का आंकड़ा जुटाने के लिए बच्चों को कह सकते हैं। खेती की पैदावार का पूरा लेखा जोखा, गांव के इतिहास पर जानकारी एकत्रित करवाना। जैसे हमने कहा कि हमारे गांव में कम से कम 5 से 10 ऐसे शहीद सैनिक हुए, उनका नाम ये था, फलाना था, ढिकाना था। एक प्रकार से हम ऐसे भी आंकड़ा ले सकते हैं। पोस्टल टिकट की बात कर ले तो पोस्टल टिकट का जो है कलेक्शन करना और उसकी राशि का गणना करना। हर्बेरियम बनाना, हर्बेरियम किसको कहेंगे, विभिन्न प्रकार की जो पेड़ पौधे होती हैं उसकी पत्तियां, फूल, इसको इकट्ठा करके एक कॉपी पे बिल्कुल उसको कहना चाहिए चिपका के जो है हम उस पर पूरी डिटेल्स उसके बारे में लिखते हैं कि फलाना फूल का नाम ये है, इसकी खासियत ये होती है, इसमें सुगंध होती है, ये इसमें दुर्गंध होती है, इसमें ये सुगंधहीन होती है, या बहुत सारी जो जानकारी है वहाँ आप पर उसको लिख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं। समाचार पत्र की कटिंग करके जो है तस्वीर बनाना और दीवार अखबार तैयार करना। दीवार अखबार का मतलब क्या होगा कि ये दीवार है तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जानकारी यहाँ पर एकत्रित करके मैं चिपका सकता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा यूपीएससी की जो लोग तैयारी करते हैं छोटे छोटे किट पॉइंट यहाँ पे बनाते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे लोग भी बनाते हैं, क्यों, क्योंकि एग्जाम के पहले जो है वही हमको काम आता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर सीडीपी है या कुछ ऐसे सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है तो आप छोटे छोटे टूल्स या ट्रिक वाली जो चीज़ें हैं उसको आप लिख सकते हैं, जो एग्जाम के पहले आपको काफ़ी काम आता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। घर बनाने के लिए उपयोग में आने वाली सामग्री क्या क्या होती है, तो ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। इसका आंकड़ा हम निकलवा सकते हैं बच्चों से, है ना। फर्श लगते हैं, टाइल्स लगती हैं। गांव का नक्शा बनाना और गांव की आबादी का पता करना। शिक्षण सामग्री का बच्चों द्वारा निर्माण करवाना। शिक्षण सामग्री का भी हम बच्चों का निर्माण करवा सकते हैं कि बहुत सारी मुझे गतिविधियां करानी है तो उसके लिए चलो बच्चे ये बना के बताओ, है ना। मैंने कह दिया कि कागज़ से कुछ अच्छी चीज़ें बनाओ, कागज़ से जो है ऐसी गतिविधियां मैं करवा सकता हूँ। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मॉडल जो है बच्चों के द्वारा तैयार करवाना। जैसे आपने देखा होगा अक्सर हम जब छोटे बच्चे थे या स्कूल में भी पढ़ते थे
तो साइंस मॉडल तो बाद में आया, 9th-10th में हमने साइंस मॉडल को देखा, लेकिन साइंस मॉडल के पहले भी हमको छोटे छोटे गर्मी की छुट्टियों में आने के बाद जो है हम लोग क्या बनवाते थे, घर बना के कोई लेके जाता था, कोई और चीज़ें बना के या पवन चक्की बना के लेके जाते थे। तो ये सारी गतिविधियां जो है ना वो प्रैक्टिकल कहलाती है। प्रैक्टिकल मतलब हम वास्तविक में उसको बना के हमारे आंखों से हम देख सकते हैं, इसीलिए इसे प्रोजेक्ट विधि कहा जाता है, जिसको हम प्रायोगिक विधि के तौर पे पढ़ते हैं। अब इसी प्रायोगिक विधि में एक छोटा सा उदाहरण है कि मैंने अगर किसी बच्चे को कहा, मान लो मैंने राम नाम के बच्चे को कहा कि बेटा आप अपने घर जाओ और पूरा आंकड़ा ये मुझे निकाल के बताना कि आपके परिवार की वास्तविक आय क्या है, बचत कितनी होती है, खर्च कितना होता है। तो राम क्या है, एक प्रोजेक्ट कार्य के तहत क्या किया कि अपने परिवार के आय व्यय का लेखा जोखा जो है, मासिक लेखा जोखा जो है वो तैयार करता है और ये बतलाता है कि मेरे पिताजी की आय फलाना है, 4000 है, माताजी की आय 5000 है, कि उनकी माताजी भी काम कर रही है, खेती से आने वाली मासिक आय मान लो 3000 है, तो टोटल कुल आय इनका यहाँ कितना आ रहा है, 12000। अब खर्च भी है भैया, मासिक खर्च है जो कि हमारी सुविधाओं के लिए ही रहती है। बिजली का बिल 500 आ रहा, पानी का बिल जो है 100 रुपये आ रहा, सब्जी जो है 300 की खपत है, गैस जो है 250 है, पढ़ाई पर खर्च 1000 है, भोजन पर खर्च 2000 है, घरेलू सामान 3000 मान लो, जो आपके राशन सामान है। LIC में भी उनके यहाँ जो जमा पूंजी जा रही है, ठीक है, हालांकि वो इन्वेस्टमेंट है एक प्रकार से, लेकिन फिलहाल तो खर्च के तौर पे हम उनको गिनेंगे। और व्यय अगर देखा जाए तो 10,150 रुपये हो रहा है, कुल आय आपका 12000 था और कुल व्यय जो है वो 10,150, तो टोटल आप 1850 रुपये जो है इस राम नाम के लड़के के घर की बचत राशि हुई। तो ऐसा लेखा जोखा हम बच्चों से तैयार करवा सकते हैं। ये भी पर्यावरण के संदर्भ में बहुत अच्छी गतिविधि है जो प्रोजेक्ट गतिविधि के तौर पे काम करती है। परियोजना कार्य के सोपान भी हो सकते हैं जिसमें परिस्थिति प्रदान करना, रिकॉर्ड करना, लागू करना या कार्यान्वित करना, ऐसी गतिविधियां शिक्षकों के माध्यम से की जाती हैं। तो फाइनली आपने देखा कि प्रोजेक्ट विधि। अब हमारी बात आ रही है पुस्तकालय, लाइब्रेरी की बात। पुस्तकालय से सीखने के संसाधन के रूप में कैसे काम करता है, तो जॉन डीवी जी कहते हैं कि पुस्तकालय विद्यालय का क्या है, हृदय है, हार्ट है भैया। कोई और दूसरा अंग कह सकते हैं, लेकिन हम अपने बॉडी में मस्तिष्क के बाद अगर किसी सेंसिटिव चीज की बात करते हैं तो वो होता है हार्ट, जिसके बगैर हमारा शरीर अधूरा है। अगर हार्ट आपका, कहते हैं कि हार्ट एक दिन में पूरा कितने बार धड़कता है, 1,00,000 बार धड़कता है। अगर मान लो हृदय, हार्ट कुछ देर के लिए बोले कि भैया मैं थोड़ा आराम करूंगा, अभी धड़कना नहीं चाह रहा हूँ, 2-4 बार कम से कम रेस्ट ले लूँ, तो क्या होगा, वही तो हार्ट अटैक हो जाएगा। यही सारी चीजें हैं कि ऐसा ही अगर आप जॉन डीवी जो है वो पुस्तकालय को विद्यालय जो हमारा जो प्रमुख केंद्र है पढ़ाई करने का, वहां का क्या है, हार्ट माना जाता है, हृदय माना जाता है, जहां छात्र विभिन्न अनुभव, समस्याएं और प्रश्न लेकर उपस्थित होते हैं और दूसरों के अनुभव, संग्रहित ज्ञान को विद्यालय में सुसज्जित भी करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और प्रदर्शित करते हैं, जिसके माध्यम से नवीन ज्ञान के संपर्क में आते हैं। अर्थात कहना चाहिए कि एक प्रकार से पुस्तकालय जो है वो बूस्टर की तरह काम करता है एक विद्यालय में बच्चों के सीखने के लिए। बूस्टर डोज जो कि आप समझते होंगे कि नॉर्मल हमने कोविड का तो इंजेक्शन लगवाया ही है ना, वैक्सीनेशन लगवाया, लेकिन बाद में बूस्टर भी लगाया ताकि उसमें और गतिविधि आ जाए, ऐसे ही मतलब उसमें और जो है तीव्रता आ जाए। तो ऐसा ही पुस्तकालय जो है विद्यालय का हृदय माना गया है। तो स्कूल पुस्तकालय की संकल्पना एक बौद्धिक स्थल के तौर पे की जानी चाहिए, जहां पर क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जहां शिक्षक, विद्यार्थी और निकट समुदाय के लोग ज्ञान के गहरे अर्थ और कल्पनाशीलता की तलाश में आए। तो आपको ये भी पता होगा कि बड़े बड़े जो है पुस्तक संग्रहालय हमारे सरकार के माध्यम से भी जो है ना, लाइब्रेरी की सुविधा दी जाती है। और आजकल अधिकतर आपके गवर्नमेंट स्कूल में, प्राथमिक शालाओं में जो है ऐसी लाइब्रेरी की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जहां पर बच्चे जो हैं पढ़ाई से और भी अलग तरीके से जुड़ पाए, पढ़ाई से उनको डर न लगे, जबकि पढ़ाई में उनका रुझान और बढ़े, इसके लिए जो है ऐसे पुस्तकालय की सुविधा जो है बच्चों के लिए दी जाती है, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के अलावा और बहुत सारी अच्छी किताबें देखने को मिलती है, कहानी पुस्तक या फिर बहुत सारे ऐसे अलग अलग चुटकुले हैं, है ना, गीत है, संगीत है, ऐसे बहुत सारी कविताओं के पुस्तक उनको उपलब्ध हो पाते हैं, जिससे उनका मन जो है पढ़ाई में और भी उनकी रुचि बनी रहती है।
तो ये है पुस्तकालय का खास तौर पे जो है अहमियत कह सकते हैं। तो जॉन डेवी का ये बात आपने देखा। फिर एक और आता है जो कि मूल्यांकन, इवेल्युएशन के ऊपर बात होती है दोस्तों। इवेल्युएशन भी एक पार्ट है गतिविधि का, और ये कैसे आता है ये भी आप समझिएगा। जब कोई शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप करते हैं हम लोग, तो हमारे मन में उसे करने के कुछ उद्देश्य जो है अवश्य होते हैं, और शिक्षक प्रक्रिया पूरा होने के बाद यह जानना आवश्यक होता है कि बच्चे ने क्या क्या सीखा है। अर्थात जैसे आप कक्षा दूसरी में एक शिक्षक के तौर पे गए, आपने बहुत सारी गतिविधियां कराई, उस गतिविधियों के बाद आपका ये फर्ज बनता है, आपका एक कर्तव्य है कि बच्चे ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा है, इसकी जानकारी जुटाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इसको ही हम एक प्रकार से मूल्यांकन मतलब इवेल्युएशन की बात हम करते हैं, जो कि एक प्रकार से आपके लिए भी आवश्यक होता है शिक्षक के तौर पे, और बच्चों के लिए तो अति आवश्यक है। तो मूल्यांकन शिक्षा अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता की जांच करने में सहायता करती है। किसकी जांच करने में? अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया की गुणवत्ता की जांच में सहायक होती है। तो पर्यावरण अध्ययन में सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की गई है। सतत मूल्यांकन, ये शब्द जरूर याद रखिएगा। सतत मूल्यांकन मतलब आप बीच बीच में बिल्कुल मूल्यांकन बच्चों का करते रहें। ये नहीं है कि आपने साल भर पूरा पढ़ा लिया और उसके बाद बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये गलत होगा। बच्चों का समय दर समय जो है बीच बीच में बिल्कुल उनका मूल्यांकन होना जरूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि वास्तविक में बच्चे अगर नहीं भी सीख रहे हैं तो क्यों नहीं सीख रहे हैं, और इसका कारण जानते हुए बच्चों को सीखने में आपकी और भी अलग अलग गतिविधियां शामिल हो, आप अलग अलग और कोशिश करें जिससे बच्चे अच्छे से सीख पाएं। तो मूल्यांकन के प्रमुख 4 चरण माने गए हैं दोस्तों। ये 4 चरण कौन कौन से हैं? तो पहला चरण जो है वो जानकारी और आंकड़े एकत्रित करना है। दूसरा जो होगा सूचनाओं का अभिलेखन होगा। तीसरा छात्रों का प्रोफाइल तैयार करना, और चौथा सुधार के लिए क्या है? योजना बनाना। भाई आपको ये पता चला कि बच्चों में कुछ कमियां हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर सुधार करना पड़ेगा। अब सुधार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए क्या करना होगा? एक योजना बनानी होगी, प्लानिंग करनी होगी। तो मूल्यांकन के प्रमुख जो 4 स्रोत होना चाहिए वो ये है, जरूर याद रखिएगा इसको। जानकारी आंकड़े एकत्रित करना, सूचनाओं का अभिलेखन, छात्रों का प्रोफाइल तैयार करना कि कौन सा बच्चा कमजोर है, कौन सा बच्चा सही है, कौन सा बच्चा मध्यम लेवल पे सीख पा रहा है। ठीक है, उसका वर्गीकरण करने की आपकी जो जरूरत होगी यहाँ पर। तो इवेल्युएशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गतिविधि के अंतर्गत देखी जाती है। और इसके बाद एक शब्द आप अक्सर सुनेंगे, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? तो पोर्टफोलियो छात्रों के कार्यों का एक संग्रह होता है, कि छात्रों को आपने जितने सारे काम दिए ना, उन सभी चीजों को मिला जुला के उसको संग्रहित करते हैं आप, जिसका उपयोग सीखने के आकलन की जानकारी को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। मतलब अधिगम के आकलन, अधिगम मतलब सिखाने की प्रक्रिया का जब हम आकलन करते हैं ना कि बच्चे कितने सीख पाए होंगे, तो इसका आकलन करने के लिए जो है ये पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तो पोर्टफोलियो का मतलब सीधी सी बात है कि आपने कितना एक महीने में, जैसे हमने 1 महीने का टारगेट रखा है, तो कितने सारे हमने बच्चों को कार्य दिया था, चाहे होमवर्क के तौर पे हो या अलग अलग गतिविधियों के तौर पे हो, और उसका पूरा आप लेखा जोखा तैयार करेंगे, और उसका लेखा जोखा जो है वही पोर्टफोलियो कहलाएगा, जो कि अधिगम के आकलन के लिए बहुत आवश्यक होती है। फिर एक होता है रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन से तात्पर्य क्या होगा कि आकलन के मध्य जो है पृष्ठ पोषण देना है। पृष्ठ पोषण देना मतलब एक प्रकार से न्यूट्रिशन उसको देने के मतलब आ रहा है यहाँ पे। तो रचनात्मक आकलन का मतलब क्या होगा कि जितनी क्रिएटिविटी बच्चों में है उसका भी आकलन बहुत जरूरी होता है, जो पर्यावरण में रचनात्मक आकलन का उपयोग क्रियाकलाप और अवलोकनों को दर्ज करने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हाउ टू क्रिएट इट चाइल्ड पोर्टफोलियो, तो ये आपका पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ है। किड्स इज द नेक्स्ट थिंग, है ना। बहुत सारी ऐसे अलग अलग चीज़ें हम तैयार करते हैं बच्चों के बारे में। ठीक है, तो सारे ये जितने चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब पोर्टफोलियो के एक प्रकार से प्रकार हो गए। और रचनात्मक आकलन मैंने जैसे कहा कि आकलन के मध्य जो है पृष्ठ पोषण देने का काम बूस्टर की तरह कौन करता है? रचनात्मक आकलन करता है। लास्ट में एक अच्छी बात हम यहाँ पर सीखना चाहेंगे कि अगर हम किसी क्लास की बात करें, किसी कक्षा की बात करें, जो अच्छा होना चाहिए, होता है ना कि जैसे अगर हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो यार
हम एक बार में कहते हैं कि विद्यालय अच्छा होना चाहिए, कक्षाएं अच्छी होनी चाहिए, शिक्षक अच्छे होने चाहिए, है ना, शिक्षकों के में गुणवत्ता होनी चाहिए। तो एक अच्छी शिक्षा क्या होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा का मतलब क्या होगा, तो इसको हम देखें। अच्छी शिक्षा के साथ साथ हम ये देखेंगे कि अच्छी कक्षा क्या होना चाहिए, शिक्षा ना कह के कक्षा कहेंगे। तो एक अच्छी कक्षा का कुछ ऐसा पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए अच्छी कक्षा में क्या क्या बातें होनी चाहिए। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए, उत्सुकता से भरी होनी चाहिए, रचनात्मकता का प्रादुर्भाव होना चाहिए, अर्थात वहां पर क्रिएटिविटी वाली चीजें भी करानी चाहिए बच्चों को, जिससे उनके अंदर जिज्ञासा और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उनका आत्मविश्वास बना रहे, वो प्रोत्साहित रहे। दूसरी बात, एक अच्छी कक्षा में और क्या हो सकता है कि कक्ष संबंधी सभी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, अगर सुविधाओं की कमी होगी तो कहीं ना कहीं वो कक्षा जो है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। जैसे श्याम पट्ट है, श्याम पट्ट आज है ना जिसमें हम लिखते हैं वो प्रॉपर अच्छा होना चाहिए। अब हम लिख रहे हैं, हमारा श्याम पट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड अच्छा नहीं है और हम लिख रहे हैं, बच्चों को अच्छा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ये भी गड़बड़ है। ठीक है, चौक हम जिससे लिखते हैं वो उसमें भी स्पष्टता होनी चाहिए, चाहे लिखने की प्रक्रिया में हो या चाक की क्वालिटी में हो, या चाक है ही नहीं, डस्टर है, पुस्तक है, इतनी चीजें तो पर्याप्तता होनी चाहिए किसी स्कूल में। ठीक है, किसी कक्षा में। और साथ में ये बात करें कि विद्यालय की सभी कक्षाओं में वातानुकूलित खिड़कियां होनी चाहिए और पंखे की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर एकदम से धूप और गर्मी में बैठे हुए हैं, बच्चों को हवा प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, उनका दम घुटने जैसा लग रहा है, तो वो बच्चों का दिमाग स्थायी नहीं रहेगा। उन बच्चों की रुझान जो है पढ़ाई में ना होके जो है व्यथित स्थिति में रहेंगे। तो अनुकूल वातावरण होना चाहिए, जिसको हम वातानुकूलित खिड़कियां कह सकते हैं। इसी पे एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। अभी दिल्ली में एक खबर आई थी कि वहाँ के कुछ पेरेंट्स जो हैं वहाँ पर एसी एयर कंडीशन लगाने की बात कर रहे थे कि मतलब हमारे बच्चों को ये सुविधा दी जाए जिसको स्कूल वालों से वैसे ही उनकी मांग थी। तो ये तो थोड़ा अनौपचारिक हुआ, मतलब एक प्रकार से ये बात सही नहीं लगती है कि एक विद्यालय के लिए अनुकूलित वातावरण तैयार करना जरूरी है, लेकिन ये नहीं है कि उनको एयर कंडीशन की सुविधा दी जाए। तो वातानुकूलित का मतलब आप ये मत सोचिएगा। हालांकि इसको वहाँ स्थानीय जो न्यायालय है उन्होंने बिल्कुल इसको खारिज किया और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको आपके बच्चों को अगर सुविधाएं चाहिए तो ये स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप उसके लिए स्कूल को पैसे दीजिए और वो सुविधाएं दीजिए, तो बिल्कुल वो सुविधा दे सकते हैं। मतलब इतनी भी ज़्यादा सुविधा युक्त स्कूल की हम या कक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, एक जनरल कक्षा की व्यवस्था हम देखना चाह रहे हैं जहां पर उसको हम एक अच्छे दर्जे की कक्षा कह सकें। ठीक है, कक्षा का वातावरण सहयोगात्मक होना चाहिए और कक्षा में तापमान, प्रकाश और ध्वनि के स्तर में बच्चों को अनुकूल दशाएं प्राप्त होती हैं, वे कक्षा में रुचि लेते हैं। अर्थात इक्वलाइज नहीं होना चाहिए, बच्चों को मैं जो बोल रहा हूँ वो स्पष्ट सुनाई देना चाहिए। भवन जो है वो सुसज्जित होना चाहिए जहाँ पर कक्षा लग रही है। ठीक है, वातावरण वहाँ का अनुकूल होना चाहिए। एक अच्छी कक्षा में एकत्र होकर कार्य करने या किसी क्रियाकलाप करने के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है। अब मान लो मैंने 10 बाई 10 का कमरा लिया और वहाँ पर मैंने 20 बच्चों को ठूस के बैठा दिया ज़मीन पे, तो ये उचित नहीं होगा। 20 बच्चों को बैठाने की जो एक क्लास होनी चाहिए उस हिसाब से प्रॉपर कक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर भी प्रदान करना चाहिए। अर्थात बच्चों को थोड़ा इतना फ्री भी छोड़ना चाहिए कि बच्चे एक दूसरे से किसी टॉपिक पर बातचीत कर सके, उनसे आपस में कन्वर्सेशन होना भी जरूरी है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे एक गतिविधि के पार्ट के तौर पे काम करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लगभग एक टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि ये जो गतिविधि वाला टॉपिक है, यूनिट है, आपको कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और ये जो था पोर्टफोलियो वाला हमने ये देख रखा, यही हमारा लास्ट स्लाइड था। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।